याकूब मेनन की बॉडी उनके परिवारजनों को सौंप दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी ये बात आ गई है और इन सब के बीच एयर एम्बुलेंस के जरिए दोपहर में मुंबई भेजी जाएगी। और याकूब पर महाराष्ट्र सरकार का जो बयान आया है उसमें इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि याकूब का शव उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। और उसी के मद्देनज़र याकूब के बड़े भाई और उनके जो दूसरे भाई हैं वो दोनों सुलेमान और इस्माइल दोनों ही इस वक्त जेल अथॉरिटीज़ के साथ हैं, जेल में है, नागपुर जेल में है। वहाँ पर पोस्टमार्टम लगभग पूरा होने की स्थिति में है। वो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उसके बाद डेथ जो रिपोर्ट होती है वह भी तैयार होगी और वो पूरी रिपोर्ट भेजी जाती है उसी टाडा कोर्ट में जिन्होंने डेथ वारंट जारी किया और उसके बाद फाइल क्लोज होती है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसके बाद जब आ जाएगी डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद वो फाइल बंद की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अब यह है कि अगर बॉडी परिवारजनों को दी जा रही है और परिवारजनों की यही राय है कि मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया जाए। और माहिम में जो घर है, हमारे संवाददाता इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का रास्ता है माहिम से बड़े कब्रिस्तान तक का। और उससे पहले चूंकि हवाई अड्डे पर वो आएंगे और वहाँ से फिर माहिम वहाँ लाया जाएगा, तो इन सब के मद्देनज़र सुरक्षा बंदोबस्त बड़े ज़बरदस्त किए गए हैं। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, 400 से ज़्यादा लोग को डिटेन किया गया है जो अलग अलग तरीके से वहाँ पर आपराधिक गतिविधियों में कभी शामिल रहे हों या जिन पर इस तरीके की जो भी कोई धाराएं कभी लगी हों आपराधिक, उनको डिटेन पुलिस ने कर लिया है। यानी एहतियात बरता जा रहा है। और सिर्फ नागपुर जेल में ही नहीं है उनके परिवारजनों के साथ बातचीत लगातार हो रही है, बल्कि मुंबई के माहिम में भी पुलिसकर्मी लगातार संवाद बनाए हुए हैं उनके परिवार के सदस्यों के जरिए। याकूब की पत्नी राहिल और बेटी जुबैदा ये दोनों मुंबई में ही हैं। जिस बात का जिक्र हो रहा था क्या वो जाएंगी नागपुर कि नहीं जाएंगी, तो वो नहीं गई हैं और वो दोनों यहीं पर है। जिस बात का जिक्र हो रहा था खेमका साहब की परिवारजनों की ये राइट्स हैं और उसका जिक्र बार बार हो रहा था कि इस राइट्स के तहत उन्हें बॉडी मिलनी ही चाहिए। देखिए, जो जेल मैनुअल, महाराष्ट्र जेल मैनुअल ये बोलती है रूल 15 कि अगर एक एप्लीकेशन परिवार लगाता है कि हमें बॉडी दी जाए तो एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि उसका कोई पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद जेल सुपरिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे ऐसे केसेस में जहां पर कि ऑफेंस नेशन के अगेंस्ट हो, और ये निर्धारित करेंगे कि क्या उसके बावजूद किसी पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन की आशंका है और उसके बाद यथोचित जैसा की परिस्थिति होगी उसके हिसाब से सरकार को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वो निर्णय ले। ये रूल जेल मैनुअल का है। और आप जो खतरे बताते हो कि मेमोरियल की स्थिति आ जाती है लोग, जी देखिए, एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा हमें, जो अभी की बात हुई कि वो इतने बजे चलेंगे वहाँ से एम्बुलेंस लेकर दोपहर को वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे बड़ा कब्रिस्तान जो मैम के साथ है वहाँ करेंगे। इन हालात में जो ऊपर की स्थिति है देखते हुए कहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, कहाँ से लोग आ सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें देखनी होती है पुलिस को। सबसे है कि प्रायर टू अराइवल ऑफ द बॉडी क्या कुछ हो सकता है, फिर बॉडी के अराइवल के बाद क्या हो सकता है वहाँ पहुँच गए, और पोस्ट दफना देने के बाद क्या हो सकता है। ये 3 स्थितियों को पुलिस देखती है, प्रायर, ऑन अराइवल एंड पोस्ट। इन स्थितियों को देखकर डिसीजन लिया जाता है। अब इसमें कोई थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे सरप्राइज रखना पड़ता है पुलिस को कि आपने कहा जी 2 बजे पहुंचे हैं, वो शायद 1 बजे ख़त्म करवा दे, ले जाए पहुंच जाते हैं, या आप 2 बजे कहते हैं तो 4 बजे कहते, थोड़ा सा सरप्राइज नहीं। इसका मतलब ये है कि बॉडी दी जा रही है और बॉडी भेजी जाएगी तो वो टाइमिंग्स हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन अपने अनुकूल रखे जिससे वो सामने ना आए। मैं इसमें एक और आपके जहन में बात लाना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति अराइज हुई है, जो प्रोटेस्ट की हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन की हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, ये ख्याल है पुलिस करेगी। आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस जगह पे ख़ास तौर बॉम्बे और क्रोज में कई स्लीपर सेल हैं, कई स्लीपर सेल्स हैं जो इंडियन मुजाहिदीन के हैं और जिहादी लोगों के, जो ये आप सीरियस, हम इस पे बात करेंगे, हम ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई महत्वपूर्ण है। एक तरफ स्लीपर सेल्स हैं, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड माफियाज जो थे उनकी भी पेनिट्रेशन मुंबई में है। परिवार को बॉडी सौंप दी जाएगी और एयर एम्बुलेंस के जरिए दोपहर 1 बजे
मुंबई के लिए रवाना होगी। वहां पर मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा उनको। माहिम से बड़ा कब्रिस्तान की दूरी 15 किलोमीटर, इस लिहाज से एहतियात मुंबई में बहुत ज़्यादा सुरक्षा बंदोबस्त खड़े किए जा रहे हैं। 405 लोगों को हिरासत में लिया गया है अलग अलग धाराओं के तहत जो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, लेकिन इन सब के बीच याकूब के बड़े भाई सुलेमान और उस्मान ये दोनों नागपुर की जेल में अथॉरिटीज़ के साथ हैं। वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चली है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। और इन सब के साथ ही तकरीबन 11 बजे जब विधानसभा शुरू होगी तो उसमें ये बात आ रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री बयान देंगे जो फांसी दी गई है उसके मद्देनज़र, और उसी के लिहाज से मुंबई के भीतर जो भी एहतियातन सुरक्षा और पूरे महाराष्ट्र में जो अलर्ट है, और इन सब के बीच आईबी अलर्ट भी है। देश में गृह मंत्रालय की तरफ से भी तमाम राज्यों को एडवाइजरी अलर्ट की भेजी गई है। ये सारी चीज़ें एक साथ लगातार चल रही हैं और इन सब के बीच आज सुबह 5 बजे से ही पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी जो कि अंजाम तक पहुंचा। हम मुंबई चले, वहां पर जो 1993 के ब्लास्ट जो हुए थे उनमें मारे गए लोगों के परिजन कुछ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल हमारे साथ श्री पॉल साहब है। पॉल साहब, एक बात जो आपने जिक्र किया, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं सुरक्षा और एहतियात का, और एक सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि स्लीपर सेल्स, और हम उसमें एक चीज़ और जोड़ रहे थे कि जो माफियाज हैं, जो वहाँ पर अंडरवर्ल्ड माफिया हैं, उनकी भी सक्रियता मुंबई में है। तो इसको लेकर सिक्योरिटी के मद्देनज़र क्या सिर्फ मुंबई पुलिस काफ़ी होगी या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी लगाया गया होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये चीज़ को ख्याल रखना बहुत ज़रूरत है। आपने अलर्ट दिया है तो आप समझते हैं जो अलर्ट दिया गया है जनरल लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं दिया गया। ये अलर्ट दिया गया है कि जिहादी एलिमेंट्स भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे अपने तरीके से। तो इसलिए ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा स्लीपर सेल्स हैं। मैं जिक्र किया था एक दफ़ा आपके चैनल के थ्रू कि वहाँ पे कई दफ़ा जो मस्जिद हैं वहाँ को इस्तेमाल करते हुए वह काफ़ी जिहादी स्लीपर सेल तैयार हुए हैं। और ये जो स्लीपर सेल हैं ये कभी भी किसी तरीके से भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई एक स्लीपर सेल एक्टिवेट हो जाता है या 2 स्लीपर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और कोई एक आध वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है तो पुलिस की जो रिक्वायरमेंट है बहुत बढ़ जाती है। वो सिर्फ इनके डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ नहीं ख्याल करेंगे कि क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, कैसे जाना है, कैसे आना, उनकी सारी की सारी स्थिति को देखना होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आपको मैंने अर्ज़ किया है, इसको 3-4 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया था कि बिफोर, आफ्टर एंड अराइवल एंड पोस्ट। सेकेंडली है कि अंदरूनी हालात में कौन से ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे स्लीपर सेल्स एक्टिवेट किया जा सकते हैं, उन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। हमें लगता है कि हम इस पे आते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ 1993 ब्लास्ट में जो लोग मारे गए थे उनके कुछ परिजन मौजूद हैं। साहिल, क्या प्रतिक्रिया है उनकी अब फांसी दिए जाने के बाद? प्रसून, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। दरअसल यहाँ से याकूब मेमन का जो घर है आल हुसैनी बिल्डिंग में, जहाँ पर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, वो कुछ 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर होगा। यानी 5 से 10 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। और वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, यहाँ पर बम धमाका हुआ था। ये जो इमारत आज आप देख रहे हो वो वैसी इमारत नहीं थी, एक छोटी सी चौल यहाँ पर थी और परकच्छे उड़ गए थे पूरी इस छोटी सी चौल के, और उसके बाद यह नई इमारत यहाँ पर बसी। और उस चौल में जो मेरे साथ यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो उस चौल में रहते थे, उन्होंने वो पूरा धमाका अपनी आंखों से देखा। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या उन्होंने देखा था और क्या अभी भी उनको वो चीज़ याद आती है। सुमन, आप बताइए कि आप उस वक्त यहाँ पर थे, ये चौल थी, मैंने अभी दिखाया कि अब बिल्डिंग बन गई है। पहली बार मुंबई ने इस तरीके का धमाका देखा था, क्या आपने देखा था, आपको अभी भी याद हो? जब ये वो धमाका हुआ था हम इधर ही उपस्थित थे, सब जन चाल वाले हमारे ये सब ये रहवासी है। तब एक बड़ा सा धमाका हुआ, उसमें बहुत निष्पाप जन का मृत्यु हो गया। और आज भी कोई भी किधर आवाज़ आता है जोर से तो आज भी हमारे दिल में एकदम धड़कन हो जाती है कि किधर कुछ हुआ क्या। आज भी हमारे मन में वही डर है कि कभी कुछ हो सकता है। ठीक है दुबे जी, आप भी इसी चाल में रहते हैं। आपने 93 के जो पूरी ट्रायल चली टाडा कोर्ट में, आर्थर रोड जेल के अंदर ट्रायल चली, आप अखबार में पढ़ते होंगे, क्या आपने पूरा फॉलो किया था? किस तरीके से ट्रायल चल रही है? काफी लंबी ट्रायल चली। नहीं, ट्रायल तो चल रही थी, ट्रायल अच्छी भी चल रही थी, और उसमें जो इन लोगों को अभी सजा हुई ये भी अच्छा ही हुआ, लेकिन विलम्ब से हुआ। खेद इस बात का है, विलम्ब से हुआ। हाँ, विलम्ब से हुआ, ये बहुत पहले होना चाहिए था। पब्लिक को जो संतोष मिलता, जनता को जो संतोष मिलता, जो आघात हुई थी जनता, ये इसको बहुत पहले करना चाहिए था।
इससे यहीं से कुछ ही दूरी पर प्लाजा सिनेमा है, आपको पता होगा, यहीं पर 30 सेकंड की दूरी पर है। वहां पर भी एक धमाका हुआ था, यानी 2 धमाके 30 सेकंड की दूरी पर लगातार हुए थे। आपने दोनों धमाके सुने होंगे, आप क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। उस वक्त तो मतलब ऐसा था कि दोपहर का टाइम था, तो लगभग घर पे ऐसा कोई नहीं था, लेकिन इतना याद था कि 2 धमाके हुए थे जो लगातार हुए थे। तो उस वक्त ऐसे पता नहीं चला था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है, अभी सोचा नहीं था, क्योंकि 93 इज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, देयर इज फर्स्ट अटेम्प्ट डन बाय देम। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ तो हुआ है। जब बाद में पता चला कि अपने ही घर के सामने कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है, तो उसके बाद उसमें संभलने के लिए बहुत टाइम लगा था। आज याकूब मेमन को पहली फांसी हुई है इस पूरे मामले में। 100 से ज्यादा उसमें आरोपी थे, पहली बार फांसी हुई है, इतनी सारी राजनीति हुई। एक मुंबईकर होने के नाते, ब्लास्ट के विक्टिम होने के नाते, आपको क्या लगता है कि देरी से फैसला हुआ है? अभी भी उसके कॉन्स्पिरेटर से वो बाहर है, टाइगर मेमन अभी भी नहीं मिला है, दाऊद इब्राहिम अभी भी। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो है ये हम शुरुआत बोल सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पे जाके रुकेगा ये देखना बहुत जरूरी है कि मेन विक्टिम जो है, मेन जो कंट्रोलर था दाऊद इब्राहिम, उसके बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं अपने गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट सिर्फ बोल रही है कि लाएंगे, करेंगे, लेकिन होप्स हो के ये अगर शुरुआत अच्छी है तो एंड भी अच्छा ही होगा। ऐसे आप उस वक्त घर पे थी, आपको पता है? मैं घर में थी, आग लगे मैंने देखा, बहुत बड़ा लगाया। ठीक है, आप बताइए कि जो लगातार 2007 में पहले इसमें सजा सुनाना शुरू हो गया था, उसका पहला जो जजमेंट आया था टाडा कोर्ट का, वो 2007 में आया था। फिर भी 1993 से लेकर 2007 तक लंबा फासला था। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, चैनल्स पे आपने देखा होगा, 2007 के बाद अब जाकर कहीं फांसी हुई है उसमें, कई लोग उसमें सजा काट रहे हैं। आज आपकी क्या भावना है उन लोगों को लेकर? कई लोग कहते हैं कि उनको पछतावा है, जो घटनाएं हुई, जो उन्होंने किया, एक बदले के रूप में उन्होंने किया था। मुंबई के रहने वाले थे, कहीं बाहर से कॉन्स्पिरेसी तो हुई नहीं थी इस मामले में। देखिए, गलती तो उन्होंने की थी, और गलती की जो आज उन्हें पनिशमेंट मिला है, इससे हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। बट ये तो बहुत छोटा था। जो मेन बंदे हैं जो आज भी इंडिया के बाहर हैं, दाऊद इब्राहिम एंड टाइगर मेमन, आज उनको इंडिया में लाके उनको पनिश करना बहुत ज़रूरी है। इतना ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और इतना मुझे फेथ है अपने जुडिशियल सिस्टम पे कि जब ये 2 बंदे इंडिया में आएंगे तो 100% इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द कार्रवाई होगी, और फांसी की सज़ा होने के बाद ये जो भी ड्रामा किया गया है वो ना हो, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो प्रसूद, कुल मिलाकर विक्टिम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये बात पब्लिक हुई, सबको पता चली, इससे पहले की फांसियाँ थी, जैसे अफजल गुरु है या कसाब है, वो पता नहीं चली थी किसी को, लेकिन इस पर काफ़ी दिन तक डिबेट चलता रहा, उस पर काफ़ी दिन तक बातचीत चलती रही, और आखिरकार आज कहीं जाके कल दिन भर के घटनाक्रम के बाद आज कहीं जाके याकूब मेमन को फांसी मिली है। तो लोग संतुष्ट तो है, लेकिन उनको लगता है कि काफी देरी से ये सब चीजें हुई है, और जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स है जैसे टाइगर मेमन है या फिर दाऊद इब्राहिम है, वो अभी भी गिरफ्त के बाहर है, और वो कब आएंगे उनको पता नहीं है। उनको उम्मीद है कि सरकार कुछ करे इसके बारे में, हालांकि इतने सालों तक अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। तब तक उनको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये दोनों को यहाँ पर लाया नहीं जाता। हाँ, इस बात का जिक्र कल अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में दोनों वक्त किया, रात में भी किया और उससे पहले दिन में भी किया था, कि किस तरीके से 257 लोग मरे, इतनी बड़ी तादाद में लोग घायल हुए, इतने करोड़ों की संपत्ति खत्म हो गई। उस दिशा में भी सोचिए, ये तमाम अटॉर्नी जनरल जिस बात का जिक्र यहाँ पर परिजन कर रहे हैं उसका किया गया था। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मधु त्रेहन भी मौजूद हैं। मधु त्रेहन ही वो शख्स हैं जिन्होंने पहला और आखिरी इंटरव्यू जो याकूब मेनन का था वह लिया था, और उसमें बहुत सारी उस परिस्थितियों की बात सामने आई थी जिसमें इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि दरअसल मुंबई ब्लास्ट के पीछे कौन कौन था, कौन सी एजेंसी काम कर रही थी, पाकिस्तान किस रूप में काम कर रहा था, हथियार कहां से आ रहे थे, और वो किस मानसिकता में याकूब मेनन ने, ये 1994 का वाकया है। मधु जी, हर जहन में एक सवाल होगा कि 1994 में जब आपने वो इंटरव्यू लिया, और आज चूंकि एक बड़ा लंबा वक्त गुजर गया और फांसी आज हुई है, लेकिन जो सवाल परिजनों से पूछिए तो उनको दाऊद टाइगर मेनन याद आता है, और हमें भी याद आता है वो इंटरव्यू में आप उसका जिक्र वो भी कर रहा था। लेकिन जिस बात का जिक्र याकूब मेनन आपके इंटरव्यू में कर रहा था उस समय,
और एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो फांसी और न्याय का जिक्र हो रहा है चीफ जस्टिस की तरफ से किया गया है, उस इंटरव्यू को लेते वक्त आपने क्या महसूस किया था या याकूब क्या महसूस कर रहा था कि भारत में जो 93 का ब्लास्ट है उसको लेकर बहुत तेजी से अब होनी चाहिए कार्रवाई, बड़ा लंबा वक्त लग गया, ये मानसिकता थी या ये मानसिकता थी कि 93 के ब्लास्ट के तमाम दोषी जो भी थे उनको भारत लाया जाए, उस दिशा में कदम बढ़ेंगे? क्या चल रहा था या इंटरव्यू का बेस क्या निकल कर आ रहा था उस समय? उस वक्त याकूब मेमन को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। उसको ये नहीं पता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कि मैं इंटेरोगेटर हूँ, कि मैं आईबी के हूँ, उनके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, उसको नहीं पता था। तो मैंने सवाल इतने पूछे जिसमें जो उनका मोडस ऑपरेंडाई था, जैसे उनने उनको पकड़ा, वो उस वक्त ना पता चले, क्योंकि बाकी भी लोगों को उनकी आंख थी कि किसको पकड़ना है। और दूसरी बात ये थी कि जो अभी सवाल उठ रहे हैं 20 साल बाद, वो उस वक्त नहीं थे। अब जो आजकल सारे चैनल्स और मीडिया फोकस कर रहे हैं कि कहाँ पकड़ा, कहाँ अरेस्ट हुआ, नेपाल में था कि दिल्ली में था, उस वक्त इतनी बड़ी वो समस्या नहीं थी। वो उसके बारे में पूछने का वक्त मतलब ही नहीं था कि कहाँ पकड़ा गया, क्योंकि वो बात ये हुई थी कि याकूब मेमन नेपाल आया, काठमांडू, अपने लॉयर से मिलने के लिए, जो मुंबई से गया था उसको मिलने, कि मैं वापस आ सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि उनका सारा परिवार काफ़ी दुखी था। उनकी माँ, बीवी, उनके सारे बहुत तंग आ गए थे कराची में। दे वर वर्चुअली अंडर हाउस अरेस्ट। जो चाहे कितना बड़ा मैंशन हो या कुछ हो, बोल रहे हैं कि 20-20 कमरे थे, चाहे कितने भी कमरे थे, वो दुखी थे वहाँ। वो मुंबई में वापस आने थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका पैसा सारे मुंबई में था। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो वापस आएँ, इसलिए वो गया था काठमांडू से बात करने के लिए कि हम आ सकते हैं वापस कि नहीं। उस लॉयर ने, उस वकील ने उसको कहा कि तुम्हारा आना तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होएगा, तुम मत आओ। तो वो कराची की फ़्लाइट वापस पकड़ रहा था। वो फ़्लाइट में जब सिक्योरिटी में गया, जब उसके बैग सर्च किए, उसमें से 5 पासपोर्ट निकले, तब नेपालीज़ अथॉरिटीज़ ने उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको ठहरा दिया। देन दे कॉन्टैक्टेड इंडिया, IB एंड रॉ, और फिर उनके आदमी यहाँ से गए, उनको अपने प्लेन में, उनको बिहार नेपाल के बॉर्डर से थ्रू, इसलिए वो कहते हैं कि बिहार कहाँ से पहुँच गया, बिहार नेपाल के बॉर्डर से थ्रू लाया और फिर दिल्ली लाए। फिर ये प्रॉब्लम है कि ये ऑफिसर्स, उनके पास अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने के लिए, तो यहाँ ला के फिर उसको यहाँ अरेस्ट करवाया। तो फ्रॉम ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स हु कुड लीगली डू इट, so they followed all the norms that were supposed to be done. अब ये उसने, लोग कहते हैं कि सरेंडर किया, सरेंडर नहीं किया, वो पकड़ा गया। दूसरी बात कि कोई उसको वायदा किया कि तुम ऐसे करोगे, हेल्प करोगे, हमें मदद दोगे, इन्फॉर्मेशन दो, तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ये कोई ऑफिसर की अथॉरिटी या पावर है ही नहीं कि किसी को कहे, किसी मुस्लिम को कहे कि हम आपको सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि वो हाउ कैन ही इन्फ्लुएंस द कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये गलत बात कह रहे हैं लोग कि हमने उसको वायदा दिए कि हम उसको नहीं कुछ करेंगे। कोई वायदा नहीं, कहीं किसी ने नहीं कहा, ना शांतनु सेन जो ऑफिसर इन्वॉल्व थे, बाकी जो है किसी ने नहीं कहा, और मैं उनके नाम नहीं ले सकती क्योंकि कई अभी भी IB ऑफिसर्स और रॉ ऑफिसर्स हैं जो सामने नहीं आना चाहते। उनकी जैसे आदत समझो कि हम बोलेंगे नहीं। जो बी रमन ने जो लिखा और बी रमन को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वहाँ से, वो उसका क्या बेस था फिर? बी रमन, अगर आप ध्यान से पढ़ें, बी रमन की आर्टिकल में उसने कहीं नहीं कहा कि उसको ये बेकसूर है। उसने इनफैक्ट एक सेंटेंस लिखी है, देयर इज़ नो आयोटा ऑफ डाउट दैट ही इज़ गिल्टी एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन द कंस्पिरेसी फॉर ऑल दीज बॉम्ब ब्लास्ट। सो उसने ये, और लोग पता नहीं क्यों मीडिया ने
इस सेंटेंस को इग्नोर करके यही सेंटेंस जो उसने बाद में लिखी कि क्योंकि उसने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो मैं समझता हूँ कि इसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। पर वो उसकी पर्सनल ओपिनियन थी। उसने ये नहीं कहा कि हमने उसको ये वायदा किया है तो इसको डेथ पेनल्टी मत दो। दैट वाज हिज पर्सनल ओपिनियन। और मेरा ख्याल है दैट उसको थोड़ी बहुत, जैसे कहते हैं लीमा सिंड्रोम इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि जो अरेस्ट कर रहा है उस ही डेवलप सिंपैथीज टू द पर्सन ही इज़ अरेस्टेड। सो आई थिंक क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा था, बोलने का तरीका सॉफ्ट था, आराम से बोलते थे, ही कोऑपरेटेड विद देम। अब कोऑपरेशन कितनी की होगी अगर टाइगर मेमन और दाऊद अभी तक बाहर हैं? तो उनने बाकी फैमिली को बुलवा लिया। ही वांटेड दैट एनीवे। और कोऑपरेशन उनने जवाब के सवाल के जवाब दिए, तो ठीक है उतना किया उनने। तो उसका ये नहीं मतलब कि देयर इज़ अ डील मेड। और कहीं नहीं रमन ने कहा कि वो इनोसेंट है। ओके, हम इस पे लौटते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उस समय जो बातें निकल कर आ रही थी और आज जो बातें कही जा रही हैं, उन दोनों के बीच किस रूप में एक सियासी जमीन भी तैयार हो गई। सामाजिक तौर पर ऐसा भी लगने लगा कि कहीं ज़्यादा मुश्किल स्थिति आ गई, क्योंकि फांसी के बाद हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं मुंबई पुलिस के सामने क्या चैलेंजेस हैं।